हाय। आज अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल्स और अनसेड पी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि पी ऑर्बिटल्स और पाई ऑर्बिटल्स का जो इंटरेक्शन होता है किसके साथ में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, वो आपका क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी होता है। यानी कि किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना ऑकर हो रहा है उस केस के अंदर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो होने वो नेसेसरी होना चाहिए। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर मैं इस स्पीसीज की बात करता हूं तो इस स्पीसीज के अंदर ये तो आपका हो गया पाई सिस्टम, ठीक। और इस पाई सिस्टम से कौन जुड़ा हुआ है, आपका ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपका होता है अल्फा। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो आपका होता है अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार से मैं कार्बोकैटायंस की बात करता हूं, ठीक। ये आपका कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से आपका ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ में, अल्फा कार्बन के साथ में। इसी तरीके से मैं फ्री रेडिकल्स की बात करता हूं, ठीक। तो फ्री रेडिकल्स के अंदर आप देखिए ये वाला आपका फ्री रेडिकल हो गया, इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, आपका अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है। और इस अल्फा कार्बन से आपका कौन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन मस्ट होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कि किसी भी स्पीसीज के अंदर उसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। आज अपन ये अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में, ठीक। देखिए ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, मान लेते हैं कि आपका कोई कार्बोकैटायन, ठीक। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इस अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका सिग्मा होता है। सेम यहाँ पर यानी कि सिंगल बॉन्ड जो भी होते हैं वो आपके सारे किसको इंडिकेट करते हैं, सिग्मा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये सिग्मा को इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और बाकी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका सिग्मा होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस के टाइप की। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। तो टाइप्स की अगर बात करूं तो पहला टाइप इसका होता है सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। और दूसरा टाइप आपका होता है इसके अंदर सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। पहला आपका होता है सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा आपका होता है पाई पी सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अपन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टडी करते हैं, सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक। तो सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से पाई की तरफ होता है, पाई बॉन्ड की तरफ होता है। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, प्रोपीन,
ठीक, ये आपका प्रोपीन होता है। ठीक, अगर मैं इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखता हूं तो देखिए इस तरीके से होगा। ये तो आपका होगा पाई सिस्टम। ठीक, इस पाई सिस्टम से कौन जुड़ा हुआ आपका अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से होगा। अगर आप देखेंगे इस रेजोनेंस के अंदर, ये एक तरीके से रेजोनेंस हो गया। इस रेजोनेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। इस वजह से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे H+ है और इस कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि H+ बाहर चला गया, ये रहता है इसी मॉलिक्यूल के अंदर है, विद इन मॉलिक्यूल के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये पहला था। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, तो इस बार ये वाला आपका अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेट करेगा। ये देखिए, ये आपका दूसरा, और उसके बाद में आपका तीसरा। ठीक, यानी कि इस प्रोटीन की 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है, यानी कि इस प्रोटीन के अंदर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक, इसके अंदर क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने इसके क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दूसरी बात, जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी वो स्पीसीज उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और साथ में वो स्पीसीज इतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर। देखिए, ये आपका है बेंजिल मैथिन, सॉरी मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन आपका ही। ठीक है, मैथिल बेंजीन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, यानी कि आपका डबल बॉन्ड और पाई सिस्टम हो गया। इस पाई सिस्टम से ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। ठीक, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका H+। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पूरी बेंजीन रिंग के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन पहले भी ये वाला था, यहाँ पर भी ये वाला है, यहाँ पर भी ये वाला है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है।
और फिर से आपका ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, आपकी स्ट्रक्चर आ गई। अब देखिए, एक अल्फा हाइड्रोजन से आपकी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनी? 3 बन गई। ठीक है, क्योंकि ये वाली तो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो एक अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन से 3 बन चुकी है। ठीक, यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनी। ठीक है, पीटीसी, यानी कि 1 से 3 बनी है। अगर मैं तीनों को करवाता हूँ, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक ये है और एक ये है, अभी अपन ने इसी अल्फा हाइड्रोजन का क्या करवाया है? हाइपर कॉन्जुगेशन करवाया। अभी 2 बाकी है, तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो 3 के साथ में कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3, यानी कि ओवरऑल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। ठीक है, यानी कि इस मेथिल बेंजीन की ओवरऑल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अपने को प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बेंजीन रिंग की बात करता हूँ, तो ये बेंजीन रिंग जो होती है मोर रिएक्टिव होती है। क्योंकि मोर रिएक्टिव इसलिए हो जाएगी क्योंकि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस बेंजीन रिंग के ऊपर ईजी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होते, उनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, और बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से ये बेंजीन क्या होती है? रिएक्टिव होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इन अल्फा हाइड्रोजन्स को मैथिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करता जाऊंगा, वैसे वैसे इस मैथिल बेंजीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका मैथिल बेंजीन है। ठीक, उसके बाद में मैं एक एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करता जा रहा हूं, किसके साथ में? मैथिल ग्रुप के साथ में। ठीक, एक अल्फा हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में फिर दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी मैं क्या करता हूँ? रिप्लेस करता हूँ। ठीक, और उसके बाद में तीसरा अल्फा हाइड्रोजन भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैं इस मैथिल बेंजीन की बात करता हूँ, ये आपका मैथिल बेंजीन है। ये आपका एथिल बेंजीन है, और ये आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन है, और ये आपका टार्ट ब्यूटिल बेंजीन है। ठीक, ये आपके 4 मैंने बेंजीन स्ट्रक्चर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसके अंदर मैथिल बेंजीन होगा, उसके बाद में आपका एथिल बेंजीन होगा, और उसके बाद में आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन, और सबसे लास्ट में टार्ट ब्यूटिल होगा। ठीक है, क्यों होगा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये?
क्योंकि अगर मैं टर्ट ब्यूटिल बेंजीन की बात करता हूँ तो देखिए इसके अंदर अल्फा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। और अपने हाइपर कॉन्जुगेशन की मेन कंडीशन यही है कि किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो उस केस के अंदर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जबकि अगर मैं आइसोप्रोपिल की बात करता हूँ तो इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक। और अगर मैं एथिल बेंजीन की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। जबकि मैं मेथिल बेंजीन की बात करता हूँ तो इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब अगर मैं इनकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर 6 बनेगी, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन से अपन ने पहले देख लिया कि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही थी, तो मैंने उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है। 2 के अंदर अपने 6 बन जाएगी और 1 के अंदर अपने कितनी बन जाएगी 3, और उसके अंदर तो 0 है क्योंकि उसके अंदर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। नो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल, ठीक। उसके अंदर 0 है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी वो उतना ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो बेसिकली आपका मेथिल बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक। और इस केस के अंदर इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी भी मोर होगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से इस पे 9 बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस बेंजीन रिंग के ऊपर ईजी हो जाता है। बाकी सबका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से होगा। एथिल बेंजीन लेस रिएक्टिव होगी, आइसोप्रोपिल और भी लेस रिएक्टिव होगी, और टर्ट ब्यूटिल बेंजीन 0 होगी क्योंकि वो रिएक्टिव है ही नहीं, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑर्बिटल डायग्राम्स की। ऑर्बिटल डायग्राम अपन प्रोपीन का ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। ऑर्बिटल डायग्राम प्रोपीन का, ठीक। अब अगर मैंने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो इसके अंदर ये कार्बन sp3 है, ये वाला sp2 है और ये वाला भी sp2 है, ठीक। तो ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर इसकी अपन देखेंगे कि कार्बन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो देखिए 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद में 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाता हूँ, ठीक। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2s से निकल के कहाँ चला जाएगा, आपके 2p में चला जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाता हूँ यानी कि संकरण करवा देता हूँ, ठीक है, तो दोनों ऑर्बिटल 2s और 2p जुड़ जाएंगे और ओवरऑल 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक। यानी कि कार्बन के पास में 4 ऑर्बिटल है और 4 बॉन्ड वो बना सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक एक तो पहले से अवेलेबल है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो ये आपका क्या बना देगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बना देगा, ठीक। इस केस के अंदर अब ये किस पे लागू होगा, ये सिर्फ sp3 पे लागू होगा। क्यों लागू हो जाएगा sp3 पे, क्योंकि sp3 के अंदर ही 3 हाइड्रोजन है जो यहाँ पे पॉसिबल है और एक कार्बन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक। यानी कि इस केस के अंदर ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ sp3 पे लागू होता है। जबकि sp2 की अगर मैं बात करता हूँ तो sp2 के अंदर एक s और 2 p ऑर्बिटल होते हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर sp2 के अंदर, ठीक है। इस केस के अंदर जो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड बनता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो sp2 वाले केस के अंदर
अपना जो सी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल तो काम में आ जाएंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काम में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि पी ऑर्बिटल यानी कि पाई बॉन्ड है ये, ठीक, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि 3 बॉन्ड तो यहाँ पे काम में आ जाएंगे किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और एक बॉन्ड जो होगा इसके अंदर, जो पी ऑर्बिटल होगा, वो आपका अनहाइब्रिड रहेगा। वो कैसा रहेगा आपका? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये आपका कैसा है? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल क्या करता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इंड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। ठीक, अब देखते हैं इसको। देखिए कि ये आपका ये आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो आपका पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका ये हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल इंक्लूड है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर होता ही है कि चूंकि सिंस ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, वो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इंड्यूस करते हैं इस तरीके से। ठीक, और इसकी वजह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बनता है। इसकी वजह से आपका क्या बनता है? हाइपर कॉन्जुगेशन बनता है, क्योंकि इसके अंदर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, साथ में एक ऐसे अनहाइब्रिड है, साथ में एक ऐसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इस वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है फुलफिल होने के लिए। ठीक है, इस केस के अंदर आपका जो फिनोमेना बनता है वो कौन सा बनता है? हाइपर कॉन्जुगेशन बनता है। ये आपका प्रोपीन का ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका बन गया पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड है। ठीक, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, तो इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक, और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, उस केस के अंदर इनके अंदर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे टाइप के, सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, सिग्मा पी, तो सिग्मा पी जो होता है वो सिग्मा से अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल की तरफ होता है। यानी कि सिग्मा से अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल की तरफ होता है। साथ में ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स में होता है। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स के अंदर होता है। इसके अंदर होता ही है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनशेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन के अंदर तो एक भी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो वो उस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इंड्यूस करेगा। और फ्री रेडिकल्स के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है, वो उस तरीके से उसको इंड्यूस कर लेता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल।
ये आपका है एथिल फ्री रेडिकल। ठीक, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपका है। ठीक, अब फ्री रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे। ठीक, ये लीजिए, ये आपका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी इसके अंदर ये पहला हाइड्रोजन था, अब ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये आपकी दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। और तीसरी इसकी ऐसे बन सकती है, ये तीसरा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में जाएगा। ठीक, ये आपकी तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुई, 1 2 और ये आपकी तीसरी। ठीक, यानी कि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ही इसकी क्या बनेगी, अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं अपन। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, तो ऑर्बिटल डायग्राम में देखिए देखिए ये एक फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये कार्बन का पी ऑर्बिटल और इसका एस ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करके पी एस पी बॉन्ड बना रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो चूंकि सिंस ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इंड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ये आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है किसका, फ्री ऑर्बिटल का, जिसके अंदर यहाँ पर एक अनपेड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, उसके बाद में इंड्यूस हुआ और आपका एक हाइड्रोजन रेडिकल बन गया और उसके बाद में 2 कार्बन रेडिकल मिलकर एक पाई बॉन्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन। ये आपका एथिल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसके अंदर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, सेम फ्री रेडिकल्स की तरह ही। ठीक है, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। चूंकि कार्बोकेटाइन के अंदर एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, उस वजह से वो इसके अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका हाइड्रोजन, ठीक, चूंकि ये कार्बोकेटाइन है तो इसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, यानी कि ये आपका जो पी ऑर्बिटल है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इस तरीके से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएगा। यहाँ पे H+
निकल जाएगा, इसी स्पीसीज के अंदर रहेगा, निकल तो जाएगा बट इसी स्पीसीज के अंदर रहेगा, और आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट आपकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। थैंक यू।